नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी का अध्यक्ष। आज हम वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यबाला जी के घर में हैं। इस समय उनकी लाइब्रेरी में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सूर्यबाला जी को वैसे तो आप सभी जानते होंगे। आप धर्मयुग, साप्ताहिक और सारिका, कादम्बिनी में लगातार लिखती आई हैं शुरू से। उनकी शुरुआत ही वहाँ से हुई है। उसके बाद आपके 6 उपन्यास और 20 कहानी संग्रह, ऐसे और भी कई इन्होंने कृतियाँ आई हैं उनकी। लेकिन ये अभी हम जो बात करेंगे उसके पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में सूर्यबाला जी को 2 पुरस्कार की घोषणा हुई है। और पहला पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती पुरस्कार, और दूसरा है नई धारा के उदयराज सिंह स्मृति का शीर्ष सम्मान। इसके लिए आपको सूर्यबाला जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये जब इस तरह के बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं तो आपके लेखकी जीवन में इसका क्या प्रभाव रहता है? ये आपको क्या सुकून देते हैं या लेखनी उसमें और वृद्धि करते हैं? मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताऊं केशव राय जी, तो मुझे बहुत बड़े पुरस्कार अभी तक मिले नहीं थे। बहुत मिले पुरस्कार, लोगों ने स्वयं बुला कर बड़े सम्मान के साथ दिया, बहुत सम्मान मिला मुझे। लेकिन जिस तरह के पुरस्कारों की गणना की जाती है वैसे पुरस्कार मुझे नहीं मिले। और अक्सर मुझसे मेरे इंटरव्यूज़ में, साक्षात्कारों में लोगों ने पहला प्रश्न मुझसे यही पूछा कि आपको अभी तक कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, या इस तरह की बातें। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने प्रारंभ से आज तक कभी अपनी कोई पुस्तक किसी सम्मान, किसी प्रतिस्पर्धा, किसी पुरस्कार के लिए भेजी ही नहीं, लोगों के बहुत कहने पर भी नहीं। इसलिए ये भारत भारती और उदयराज सिंह सम्मान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ढूंढ कर, मुझे तलाश कर मुझे सम्मान ये दिया गया। जबकि आजकल पुरस्कारों को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सीज चलती हैं, हर क्षेत्र में चलती हैं, आपको पता होगा। और मुझे लोगों ने इस तरह की बातें की मुझसे कि मैडम, एक बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है आपको भारत भारती मिलने से या ये उदयराज सिंह सम्मान मिलने से, कि मत लेखकीय अस्मिता को नीचे होने दो, लेखकी के सम्मान को झुकने मत दो, सिर्फ लिखो। लिख कर अपने लेखन के बल पर ही देखो कि एक दिन पुरस्कार स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। और ये मैं नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि मैडम एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और मेरे प्रकाशक अशोक महेश्वरी ने कहा कि आपको पुरस्कार मिला, कभी किसी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी या कोई आवाज़ नहीं उठी। मैडम, एक बात और जानना चाहते हैं, इसी बात पर एक ध्यान आ रहा है कि अनुराग कश्यप जो फिल्म निर्देशक हैं, लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि जो लेखक है जिस समय बहुत अच्छा लिख रहा होता है, पूरे देश और दुनिया में छाया रहता है, उस समय उसको मार्केटिंग का या बाजार की तरफ ध्यान नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने लेखन पर ध्यान देते हैं। होना भी यही चाहिए। हाँ, होना भी यही चाहिए। लेकिन जब आज का युवा लिखने के साथ साथ बाजारीकरण, मतलब बाजारवाद में भी आता है, अपनी मार्केटिंग भी करता है और वो सम्मान पुरस्कार भी साथ साथ में लेता है। तो ये जो नई पीढ़ी जो कर रही है इस तरह से, इसके बारे में आप क्या? देखिए, नई पीढ़ी को मैं बहुत ज़्यादा दोष नहीं दे सकती हूँ। देखिए, समय का एक दबाव होता है और ये समय इतना रफ्तारी समय है, इतना यांत्रिक समय है, एक दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ने का समय है। आप लोग तो युवा हैं, आप लोग स्वयं देख रहे हैं, हमारे समय में इस तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, गलत प्रतिस्पर्धा। जो मैंने कहा कि एक दूसरे को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने की। रामदरस मिश्र जी हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बताऊं कि जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। तो ये एक बात होती है। लेकिन आज का युवा कहीं यही एक चीज़ है कि वो लेखक होने के साथ ही साथ सेल्समैन और उसकी मार्केटिंग करने में जितना ध्यान लेखक को लेखन में देना चाहिए, उससे ज़्यादा ध्यान वो मार्केटिंग में देने लगता है। तो दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन कहना यही है कि न दे तो अच्छा है। अच्छी चीज़ें छन कर ऊपर आती, वो थोड़ा समय लगे, ये अलग बात है। इसलिए
होना यही चाहिए कि जी। आप सिर्फ लिखिए, जी। लिखकर अपने आप को प्रमाणित करिए, सिद्ध करिए। हम उपन्यास में आने के पहले आपके जो धर्म में आपको बहुत पढ़ा है ना? जी। सारिका में बहुत पढ़ा है, कादम्बिनी में पढ़ा है, तो इस तरह से वो उन दिनों की याद, धर्मयुग की यादें कुछ बताएं आप उस समय। देखिए, उन दिनों की यादें तो आप ना दिलाइए, क्योंकि आप तो आए हैं थोड़े देर के लिए इंटरव्यू लेने के लिए, जी। और मेरे पास इस तरह की यादें हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती की। मुझे तो कमलेश्वर और धर्मवीर भारती ने बनाया। जी। मैं तो अलेखिका थी। जी। मैंने एक कहानी पढ़ी, एक गृहिणी ने, जी। एक गृहिणी एक कहानी पढ़ती है, प्रेम कहानी, और उसको इतनी अच्छी लगती है, और उस गृहिणी जो कहानी पढ़ती है प्रेम कहानी, उसकी नायिका का नाम होता है सुरबाला जी। और मेरा नाम सूर्यबाला। तो मैंने फौरन उसकी प्रतिक्रिया लिख डाली, जी। और लिखकर उस सारिका के संपादक थे, शीर्ष कहानी की पत्रिका थी सारिका, और उसके संपादक थे कमलेश्वर जी, इतने बड़े लेखक। तो उनके पास मैंने भेज दी कि प्रतिक्रिया मेरी छप जाएगी। प्रतिक्रिया बहुत लंबी थी। प्रतिक्रिया भेज के मैं, आप जानते हैं, कुछ भी लिखने के बाद लेखक हल्का हो जाता है, तो भेज दी। 1 महीने बाद मेरे पति लौटे ऑफिस से, और मेरे नाम से सारिका, मतलब कमलेश्वर के हाथ की लिखी चिट्ठी लेकर के, कि आपकी प्रतिक्रिया पढ़ी और देखकर लगा कि अगर आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती। तो वो दिन जी। और आज का दिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धर्म के बारे में कहा जाता है कि आज भी जिनके बच्चे हैं वो कहते थे कि धर्म का ये प्रभाव होता था कि जिस घर में धर्म आती थी जी। वहाँ पर अगर लड़की वाला आया है लड़के को देखने और लड़के वाला लड़की को देखने गया, अगर वहाँ पर धर्म युग दिख गई तो रिश्ता पक्का हो जाता था। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपने मुझे खुश कर दिया। अब आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी मज़ेदार। धर्मयुग में मुझे लिखते हुए 2.5 वर्ष हुए थे सिर्फ। सोचिए, 2.5 वर्ष, 4-5 वर्ष, 8-10 वर्ष तो लेखक छोटी छोटी लघु पत्रिकाओं में लिखता है। तो 2.5 वर्ष लिखते हुआ था, और डॉक्टर धर्मवीर भारती ने जो उपन्यास आप हाथ में लिए हैं, ये मेरे संधि पत्र, ये 45 साल पहले आया था। 43 साल पहले, 43 धर्मयुग में धारावाहिक। जी, धर्मयुग में। और भारती जी ने इसको इस तरह मुस्कुराते हुए, उस संजीदी मुस्कुराहट के साथ स्वीकारा था, और कहा था कि मैं इसे धर्मयुग में धारावाहिक दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे संधि पत्र सूर्यवाला जी का पहला उपन्यास है। 45 साल पहले, 43 साल पहले आया था। 2.5 वर्ष की और आज कालजयी के रूप में दोबारा इसको प्रकाशक ने निकाला है। और ये कौन देश को वासी, सूर्यवाला जी का ये 6ठा उपन्यास है। सूर्यवाला जी कौन देश को वासी, कोरोना काल में लोगों ने विदेशों में इस उपन्यास को बहुत पढ़ा और बार बार पढ़ा है। क्या है इस उपन्यास में जो देश और दुनिया में इतना चर्चित है और लोग पढ़ रहे हैं? विदेशों में कई उन्होंने पढ़ा है, हमको लगातार हमारी बातचीत हो। हाँ, मुझे स्वयं बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने आपसे कहा ना कि आपने पुरस्कारों का जिक्र किया केशव राय जी, सबसे बड़ा पुरस्कार लेखक के लिए यही होता है कि पाठक उसे मिले और उसकी कृति पढ़ी जाए। तो इस कृति से मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने इस कृति को तो डायरी के रूप में लिखा था। मैंने पिछले 15-20 वर्षों में बहुत बार विदेश यात्रा की। विदेश यात्राएं मैंने पहले भी की थी जब मेरे पति नाविक थे, शिप पर थे, लेकिन अब मैंने अपने बेटे के यहाँ के गई थी, और वहाँ जाके अमेरिकी समाज को मैंने देखा। अमेरिका जो पूरे विश्व का समृद्धतम देश है, आधुनिकतम देश है और सरताज है, वहाँ जाकर आधुनिकतम अर्थव्यवस्था के बीच मैंने स्त्री को देखा, उस समाज को देखा, उस समाज में तलाकशुदा जो होते हैं कपल, उनके बच्चों को देखा, उनके बच्चों का अकेलापन देखा, और वहाँ पर बेरोज़गार। उस समय जब मैं थी अमेरिका में, एक बार कई ट्रिप मारी, प्रवास कई किए, तो एक बार उस समय विश्व की सबसे बड़ी मंदी थी अमेरिका में, और बड़े बड़े शहर दिवालिया हो रहे थे, टेक्सास जैसे शहर। तो वहाँ पर मंदी, उस मंदी को झेलने वाले भारतीय युवाओं को मैंने देखा, जो यहाँ से अपने सपनों की पिटारी लेकर गए थे बाहर, मध्य वर्गीय बच्चे। वहाँ जाकर वो किस स्थिति में जी रहे थे, और उनकी पत्नियाँ जो अपनी नई नवेली पत्नियों को लेकर गए थे, वो वहाँ पर बेबी क्रश खोल रही थी अपने घरों में।
जी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जी, जी। तो इस तरह की अनजाने, अनायास, मैं बिल्कुल सोच के नहीं गई थी। लोग समझते हैं कि सूर्यबाला जी आपने बहुत तैयारी के साथ जाती हैं या वहाँ जाती कि मैं ये लिखूंगी। मैं किसी तैयारी कोई नहीं होती मेरी, खुली मुक्त जाती हूँ। जी। और जाकर मैंने वहाँ देखते देखते मैंने डायरियाँ लिखी, जी। बेचैनियाँ आईं अपने बच्चों को देखकर, अपने युवाओं को देख करके। तो वो जो था सब डायरियों में दर्ज होता चला गया। जी। और कई कई प्रवास के बाद लगा कि ये तो डायरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जी। और तब स्वयं लगा कि इसे तो डायरी शैली के उपन्यास की शक्ल दी जा सकती है। कौन देश को वासी पे कुछ पाठकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी कुछ प्रतिक्रियाएं बताएं हैं। आपके यहाँ? एकाध इसका कोई सीन कहते हैं ना, जिसको 2-4 लाइन में कुछ वो तो मैं संवाद नहीं सहित कुछ घटना ऐसा। इसकी ये बताऊं कि अब जैसे अच्छी बात तो ये लगी कि मैं दायां बायां या जो कहते हैं ना राइटिस्ट लेफ्टिस्ट रचनाकार को नहीं मानती। मैं सोचती हूँ रचना को, रचनाकार को, उसको इससे अलग होना चाहिए। तो इसको मुक्त भाव से दोनों विचारधाराओं के लोगों ने स्वीकारा और सराहा। ललित सुरजन जी अब नहीं रहे, अभी थोड़े दिन पहले वो नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा संपादकीय इसे समर्पित किया था। और नवनीत के संपादक और बड़े वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ सचदेव जी को आप जानते हो। विश्वनाथ जी ने मुझसे एक बड़ी मार्मिक सी और बात कही, एक वाक्य। कहने सूर्यबाला जी, पहले तो मैंने जब इसे देखा था तो मैं घबरा गया, ये सूर्यबाला जी को क्या हुआ, इतना मोटा उपन्यास लिख दिया और इतनी बारीक इसके फॉन्ट भी हैं, पढ़ूंगा कैसे, इसको कैसे ख़त्म करूं। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो और ये समाप्ति की ओर आने लगा तो मुझे लगा, एकाएक मन में ख्याल आया कि ये समाप्त क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा इससे अच्छी प्रतिक्रिया और इससे बड़ा पुरस्कार विश्वनाथ जी इस उपन्यास के लिए मुझे दूसरा नहीं मिल सकता है। इस तरह नंद भारद्वाज जी और ओम निश्चल जी, प्रदीप जी, चित्रा देसाई, कितने हमारे पाठकों ने इसको, किसी ने मैं जानती भी नहीं और इसकी पंक्तियां लिख लिख करके, इसके अंश लिख लिख कर भेजे हैं। तो बस यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। व्यंग यात्रा के संपादक प्रेम जन्मे जी ने आपके बारे में कहा है कि भाई पुरुष तो लिखते ही हैं व्यंग, लेकिन महिलाओं में एकाधिकार और बड़े हस्ताक्षर हैं आप व्यंग यात्रा में। तो आपका कोई व्यंग पर कोई उपन्यास आने वाला है? नहीं, व्यंग्य पर मैंने उपन्यास नहीं लिखा है। मुझे प्रेम जन्मेजय, ज्ञान चतुर्वेदी और बहुत से लोग बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं आप व्यंग्य उपन्यास लिखें। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लेखक को अपनी सीमा भी समझनी चाहिए। मुझे व्यंग्य जिस रूप में अच्छा लग रहा है उस रूप में मैं लिख रही हूँ। तो व्यंग्य मैंने बड़ी कहानी, लंबी कहानी लिखी है, एक बड़ी मतलब अभी मेरी आदत है कि मैं अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाती नहीं, इतना ज़्यादा लिखने को रहता है ना। तो लिखा है गजानन बनाम गणनायक, और उसमें मैंने मुंबई में जो गणपति महोत्सव होता है, तो गणपति महोत्सव में जो दुकानों में गणपति की मूर्तियां सजी होती हैं उनका मानवीकरण किया है। तो जो एक छोटी मूर्ति है साधारण और एक बड़ी छतरोत लगाए बड़ी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति को टावर वाले ले जा रहे हैं, छोटी मूर्ति को चौल वाले ले जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो उसमें जो चौल वाले जिस छोटे से ठेले पर मूर्ति ले जा रहे हैं वो आम आदमी के गणेश हो जाते हैं, और जो टावर वाले ले जा रहे हैं बड़ी सी वैन पर वो विशिष्ट वर्ग, उच्च वर्ग के गणेश हो जाते हैं। और उन दोनों गणेशों की का जो परस्पर वार्तालाप होता है वो पूरा वो लंबी कहानी व्यंग्य में है। वो अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची है, पर जिसने भी पढ़ा, कहीं कहीं मंचन भी किया है, उसने बहुत सराहा। बाकी मैंने छोटे लेख ही लिखे हैं और थोड़ी बहुत व्यंग्य कहानियाँ लिखी हैं। आपने जितना लिखा है और जितनी आप लोकप्रिय हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने भारत में जो अंग्रेजी लेखकों को या उपन्यासकारों को बहुत ज़्यादा सम्मान, पैसा ये सब मिलता है और हिंदी वालों को कम मिलता है, इसका कहीं ना कहीं आपको अफसोस होता है कि काश में भी अंग्रेजी में लिखती? देखिए, हर आदमी के अंदर ना, हमारे अंदर मानवीय कमजोरियां होती हैं। ज़रूर लगता है, ये देखो कभी कभी उन लेखकों का लेके पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा है और उसी पर फिल्म बन रही है उसी तरह की। ठीक है, वो गहराई वाली चीज़। देखिए, मैं बीच में थोड़ा पॉइंट से हट रही हूँ।
कि फिल्म वाले कहते हैं कि हमें अच्छी कहानियाँ नहीं मिलती हैं, जी और एक ये बात कहते हैं कि ये सीरियल वाले भी कि वो दर्शक यही चाहता है। जी और मैं ये कहती हूँ कि आप जो देंगे वही तो दर्शक की लाचारी है उसको देखने की, उसी में उसको छांटना पड़ेगा कि हम ये देखेंगे। लेकिन इसका अपवाद भी है, मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि जब बहुत अच्छी समांतर फिल्में आई हैं तो वो भी दर्शकों ने वहाँ तक, वो विशाल दर्शक वर्ग तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो आपने कहा ये सच है कि लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सामान्य लिख कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन ये बड़ी वैसी चीज़ें होती हैं, आपको बताऊँ, जिस लेखक को जो लिखना है, हमसे आप कहिए कि हम सामान्य लिख करके और हम खूब पैसा कमाएं, तो आई वुड नेवर लाइक दैट। मुझे तो वही लिखना है जिसको लिख कर, मैं जो कहते हैं नशा करते हैं ना, तो लिखना भी नशा होता है, हम उस नशे में धुत होते हैं। हमें तो एक बार किसी ने पूछा आपकी तरह प्रश्न कि सूरीवाला जी आपने पीएचडी की, आप डॉक्टर हैं, आपका कभी काम करने की, और आप अभी तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती, कितनी ताकत, कितना पावर, क्षमता आपके पास होती, कई तरह की शक्ति हो जाती है अपने पास, और आपने गृहिणी ही बनी रही, तो आपका कभी मन नहीं किया, आपको कभी लगा नहीं? तो मैंने सोचा तो बड़ा अच्छा प्रश्न कर रही है, सचमुच नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? मैंने अपने आप से पूछा, मुझे लगा कि इस लेखन ने मुझे इतना भर दिया, इतना आघात दिया मुझे, इतना संतुष्ट कर दिया कि उसके बाद फिर ना किसी और चीज़ की आकांक्षा, जो आप कह रहे हैं ना, रुपए पैसे, लोग बच्चे हमें चढ़ाते हैं, मेरे बच्चे, कि तुमने स्क्रिप्ट लिखी होती ना तो अब तक ये मेरे पति को मिला था ना बड़े बड़े पैलेशियल मकान, जब वो ब्लैक्सो में थे, तो तुमने स्क्रिप्ट लिखी होती ना तो इतना बड़ा फ्लैट पापा वाला हमारा होता। तो हमने कहा लेकिन मुझे स्क्रिप्ट नहीं लिखनी थी। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, कहा गया, लोगों ने सजेस्ट किया। मैंने कहा देखिए, मैं जो लिख रही हूँ और जो मैंने लिखा है बस वही कर सकती हूँ। मैं अपनी सीमाएं जानती हूँ, अपनी कमज़ोरियाँ जानती हूँ। साहित्य की भाषा और सिनेमा की भाषा दोनों अलग अलग तो होती है, और इसमें आपने आपका एक कृति पर आपकी टेलीविज़न टीवी सीरियल लघु फिल्म बनी है जिसको सराही गई और अवार्ड। जी, मेरी कई कहानियों पर, व्यंग्यों पर तो जब बनी आपको मान लीजिए कोई फिल्म मिलती है, तो क्या ये जो साहित्यकार सूरीवाला जी की भाषा साहित्य से लेकर जब सिनेमा की होगी तो वो किस तरह से अलग होगी अगर आपको फिल्म मिलती है? थोड़ी अलग तो होगी जी, लेकिन देखिए यहीं पर तो चुनौती है, यही एक चैलेंज होता है स्क्रिप्ट राइटर के लिए। और बहुत से स्क्रिप्ट राइटर्स ने बहुत अच्छे, आजकल मैं देखती हूँ, आजकल ये नए जो हमारे युवा हैं बहुत बढ़िया डायलॉग लिख रहे हैं। अभी मैंने एक देखी महारानी या कुछ करके, अरे डायलॉग्स ने मुझे बिल्कुल वो कर दिया। बहुत से ऐसे मैंने देखे। तो ऐसा भी नहीं है, साहित्य की भाषा और फिल्म की भाषा में बड़ा अच्छा बैलेंस, बड़ा अच्छा संतुलन बनाया जा सकता है। तो इतनी कुछ मतलब बहुत ध्रुवांत भिन्न भी नहीं है उसको। और मुझसे तो लोगों ने बहुत कहा है कि आपकी तो उसमें बहुत ड्रामा फैक्टर है, जी, बहुत बड़ी चीज़ें हैं आपने क्यों, लेकिन मैं मुझे ये घर ही पसंद है, तो मेरी गलती है। उपन्यास की बात हो गई, कहानियों के बारे में कुछ बताएं, आपकी कहानियाँ किस तरह की आई हैं और जो छपती थी धर्म विजय से? देखिए, हर लेखक की एक मूल संवेदना एक ही होती है। तो लेकिन मेरे बारे में एक बात आपको बता दूं, आप पूछो छोटे मुंह बड़ी बात ना लगे, कि लोग एक बात कहते हैं अलग दूसरे लेखकों से अलग, कि आपकी बहुत सी कहानियां पढ़ के ये नहीं लगता कि किसी स्त्री कथाकार की कहानी है, नहीं लगता किसी लेखिका की कहानी है। और दूसरी बात, आपकी अक्सर आपकी कहानियाँ, उनके कथ्य भी और उनका शिल्प, कहने का ढंग भी एक दूसरे से इतना अलग होता है कि लगता नहीं कि ये एक ही कथाकार की कहानियाँ हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। और एक लोग ये कहते हैं कि आप में बहुत वैविध्य है, बहुत विविधता है, गांव कस्बा भी है, मध्य वर्ग तो है प्रमुखता, और विदेशों में जो आपसे कहा कई बार गई, तो पिछले 8-10 वर्षों में जो कहानियाँ मेरी आई उसमें उसका नेपथ्य विदेश रहा। अच्छा मैडम, धर्मयुग के ज़माने में और आज जो इतना समय निकल गया,
उस समय की भाषा शैली और हिंदी और आज की भाषा शैली में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन मैं आपको ये भी बतलाऊं कि बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव जो है, भाषा का बदलाव अपने समय के साथ हम चल रहे हैं। तो एक कहानीकार हो या फिल्मकार हो, वो समय से अलग होकर तो न लिख सकता है, न ये नहीं कुछ कर सकता, न्याय नहीं कर सकता। तो लेकिन उस भाषा में भी मेरा ये मानना है कि हर समय में केशव राय जी और हर युग में हर तरह का लेखन होता है। समय के साथ आपने लेखनी में कितना बदलाव किया है? आपने किया? हम करते नहीं हैं, अच्छा, होता जाता है। अरे वाह, क्या होता है? जाता है। ये तो बहुत समय, अच्छी- हम उस जिस समय में जी रहे हैं, जी। उस समय को लेकर चल रहे हैं, तो बदलाव कैसे नहीं, हम चाह करके भी अपने को रोक नहीं सकते। क्या बात, क्या बात। ये तो आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हर लेखक या इतने वरिष्ठ स्वीकार कर सकते हैं कि समय के साथ हम अपने आप को ढाल लेते हैं। विचारों में विचार भी बदलने चाहिए। जी। देखिए, जो हमारे स्थायी मूल्य हैं, जो बस। स्थायी मानवीय मूल्य हैं, बहुत अच्छा। जो कि अरे मूल्य बदल गए, कुछ नहीं, उन मूल्यों को कोई नहीं बदल सकता। सच्चाई हर युग में सच्चाई ही रहेगी। जी। लेकिन जो हमारे समय के साथ बदलती हुई जिंदगी है, जी। उसके साथ जो कुछ नई चीज़ें जुड़ी हैं, जी। और उनको लेकर एक बहुत हमारे एटिकेट्स में आप कहते थे, एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताऊं जी। कि पहले ज़माने में ये था कि आप जिद कर करके खिलाइए, जो मैं आए दिन अपने घरों में देखती हूँ, और जिद करके खिलाइए, तब तक उसको लगेगा ही नहीं कि आपने उसकी खातिरदारी की जी। है। अब आप किसी को 2 बार पूछिए, वो आदमी परेशान हो जाता है। जी। और सबसे अच्छा होता है कि वो आदमी खुद अपने हिसाब का लेकर खाता है। जी। अब इसको, ये बदलाव है, जी। इस बदलाव से हमें चलना चाहिए। तो इस तरह की जो समय के साथ बदलाव हुए हैं, जी। उनके साथ बदलना अलग चीज़ है, और अपने स्थायी मानवीय मूल्यों और अपनी परंपराओं को लेकर चलना अलग चीज़ है। परंपराओं को भी बदलिए, परंपराओं को भी, धार्मिक आस्थाओं को भी, धर्म में प्रचलित मान्यताओं को भी, रूढ़ियों को भी, सब। आप समय के साथ उनमें संशोधन करते चलिए, क्या बात। तभी वो जीवित रहेंगी, तभी वो परंपराएं जीवित रहेंगी समय के प्रवाह। मैं 30 साल से फिल्मों में मीडिया कंसल्टेंट हूँ मैं, तो मेरे कई लेखक निर्देशक सबसे संबंध है। अभी आ रहे थे, हमने सुबह बात की कि सूर्यबाला जी का हम साक्षात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कौन देश को वासी का, इस पर फिल्म भी अच्छी बन सकती है, तो क्या इसकी कई लोगों इसके ने राइट्स मुझसे वगैरह कहा। किसी को दिए आपने? अरे नहीं, मैं घर में बैठी थी, मेरे पास कोई नहीं आता जाता। आपको बताऊं, इसके उल्टे वो मेरे संधि पत्र के लिए जी। एक समय था जबकि 3 निर्माता, अच्छा। और टीवी के लिए भी, सोप ओपेरा के लिए, हमने कहा भैया जान बख्शो, एक पतली सी किताब, इस पर आप क्या क्या, लेकिन संयोग है। जी। भाई बहुत लोगों ने मुझसे कहा इसके लिए कि नहीं, उस समय जब ये छपी थी, जी। सोचिए 76 में, जी। 76 में, मैंने कहा कि जिसको जो करना है करे, मैं अपने घर से बाहर पैर नहीं निकालने वाली हूँ, मैं किसी ऑफिस, किसी उसमें कहीं अपनी कुछ लेके जाने वाली नहीं हूँ, और मेरे संपर्क बहुत ही छोटे। जो मैंने कहा ना कि लिखना मुझे इतना संतुष्ट, तृप्त रखता है कि मुझे और किसी चीज़ की इच्छा। मान लीजिए आपके उपन्यास पर कोई फिल्म बनती है और वहाँ निर्देशक आपके साथ बैठता है और वो अपने अनुसार, क्योंकि सिनेमा और साहित्य अलग अलग मीडियम है, वो अपने अनुसार इसको सिनेमाकीकरण करता है और कुछ बदलाव करके वही आपके उपन्यास को लिखता है कि भाई ये तो ऐसा होगा, तो आप उसमें स्वीकार करेंगे? क्योंकि इसके पहले बड़े बड़े साहित्यकार आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमने लिख दिया है यही सत्य, कोई काटापेटी नहीं होगी, और जिसने उस तरह का समझौता कर लिया निर्देशक के साथ, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बना लीजिए, ये उपन्यास मेरा ऐसा हुआ है, तो वो जम गए, और जिन्होंने बात नहीं मानी वो वापस लौट गए। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना, बैलेंस, संतुलन वाली बात, तो पहली बात तो ये बता दूं कि मेरी कहानी को लेकर भी, जैसे मंजू सिंह ने भी बनाया या इन्होंने बनाया, तो इन्होंने जब कभी मुझसे कुछ पूछा, तो मेरा पहला तो वो ये था कि देखो, तुम्हारे मीडियम की मुझे समझ नहीं है, तुम ज़्यादा अच्छा समझोगी। मंजू सिंह ने बड़ी अच्छी बात एक बार कही, सूर्यबाला जी ऐसे, उन्होंने मेरी एक बड़ी अच्छी कहानी, बहुत लोगों को पसंद है, टीवी पर आई थी, ना किन्नी ना, मंजू सिंह को लगा मंजू, अरे नहीं, अच्छा जी, हाँ जी। तो ना किन्नी ना, तो उन्होंने कहा सूर्यबाला जी,
देखिए हमारा हमारा मीडियम इतना अलग है कि आपने लिख दिया कि 8 वर्ष बीत गए। जी हम कैसे दिखाएं 8 वर्ष बीत गए, हमारी अलग तकनीक होगी, अलग चीज़। तो मैं हमेशा जिसने भी मेरी कहानी ली, व्यंग्य लिए, मैंने उससे कहा कि पूछ लीजिए मुझसे, जी लेकिन जहाँ तक होता है मैं हस्तक्षेप नहीं करती, अच्छा सुझाव दे देती हूँ जी कि आपका वो है देखिए। अगर कोई बिल्कुल ही उलट देगा कहानी तो मैं ज़रूर उससे कहूँगी कि ये इसकी जैसे आत्मा नहीं बदलनी चाहिए, कृति की, पुस्तक की आत्मा नहीं क्या बदलनी क्या है। वरना उस व्यक्ति को खुद पता है उसका मीडियम है, वो क्यों चाहेगा कि उसकी चीज़ खराब हो, जी जी है ना। ये मैं सोचती हूँ। मैं मंजू सिंह का पियारो रहा हूँ सौराठ का। अच्छा। हाँ, अभी हमने 4 दिन पहले ही उनका इंटरव्यू उस किया। समय हम मलाबार हिल पे थे, जी। लाल तब ग्लैक्सो में थे, तो वो आई थी जी और वो भी अपनी कहानी से पहले कहलाती थी लेखक से। जी जी तो ना किन्नी ना से पहले उन्होंने मुझसे जो कहने को कहा, जी। अभी तक मुझे वो वाक्य याद है जी जी कि पैसा आत्मविश्वास का बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता है। बहुत शुक्रिया, वाह। ये है एक चीज़। तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई थी, ना किन्नी ना पर। 9 जनवरी प्रवासी दिवस होता है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है। जी। इसके बारे में आप कुछ दो शब्द कहना चाहें? देखिए, मैं तो एक उत्सव धर्मी हूँ, जी मुझे कुछ भी मनाना बहुत अच्छा लगता है। जी आप हमारे प्रवासी दिवस मना रहे हैं, मतलब हमारे जो प्रवासी हमारे देश के जो लोग गए हैं भारत में आते उनका हैं वो वो। जो लिख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। तो हम हमारे में एक थोड़े हमारे चरित्र में, हमारे राष्ट्रीय चरित्र में, भारतीय चरित्र में ये थोड़ी सी साहित्य वालों को भी हम संरचनात्मक, संवादात्मक, संवाद की भाषा नहीं बोलते, हम बड़ी जल्दी आलोचना की, विवाद की भाषा बोलने लगते हैं। अरे पहले उसमें कुछ जोड़ो, जुड़ाव की भाषा बनो। तो अगर हम कोई दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम कैसे मना रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ये कोई भी दिवस, चाहे आप करवा चौथ मना रहे हो या चाहे आप प्रवासी दिवस मना रहे हो जी। या विश्व हिंदी दिवस मना रहे हो, जी तो आप, और मैंने तो इन सब पर, प्रवासी दिवस पर, मैंने हिंदी दिवस पर भी बहुत व्यंग्य लिखे हैं। जी। और आपको बता दूं कि जब पुरस्कार मुझे ये मिले और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आने लगे पत्रकारों के, जी तो मैंने एकदम उल्टी सी बात करनी शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा व्यंग्य पुरस्कारों पर ही लिखे साहित्यिक पुरस्कारों पर ही। जी। तो ये मेरी इस तरह की आदत है। आपके आने वाले उपन्यास, कहानी या साहित्यिक कृतियाँ जो भी है वो बताएं। देखिए, मैंने अभी ये नहीं बताया आपको कि मैं कभी भी योजना बनाकर और आउटलाइन करके और अध्याय अलग करके नहीं लिखती हूँ। जी सूझता है, बैठती हूँ, बंद करती हूँ, लिखना शुरू कर देती हूँ। अभी मैं चूँकि अभी इसको लोग कहते हैं मुझसे कि सूर्यबाला जी अभी आप खूब बहुत स्ट्रेस लिया है आपने, लोग ये समझते हैं कि इस बड़े उपन्यास को लिखने में मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। जी जी मैंने उस तरह का स्ट्रेस नहीं, क्योंकि लिख तो गया ही था, जी। स्ट्रेस लिया है उसको जी ये आकार देने में। तो मैं इसके बाद अभी अपने आत्मसंस्मरण लिख रही हूँ जी अच्छा, ये। और एक मेरा बहुत मन है, मेरी बड़ी बहन, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, वीरबाला वर्मा, मेरी जीजी, जिन्होंने मुझे बहुत बचपन में हिंदी की सारी कालजयी कहानियाँ, प्रेमचंद, सुदर्शन, भगवती चरण वर्मा, ये ईदगाह से लेकर बड़े भाई साहब तक, जी और सब मुझे पढ़ पढ़ के वो सुनाया करती थी। जी और मैं 6-7 वर्ष की थी, जी तो तब से मैं उन कहानियों को पढ़ती रही हूँ, और उन्होंने ही मेरे अंदर ये बीज पैदा किया। व्यंग लिखना बहुत कठिन है। ये कठिन काम कौन कौन कर रहा है आज की युवा पीढ़ी में? आपको कोई नाम वगैरह बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम कभी भी किसी का भी नहीं लेती हूँ, मैं आपसे हाँ, बताऊँ, विवाद क्योंकि मैं 4 का नाम लेती जी। हूँ तो मैं 8 को बहुत दुख पहुँचाती जी, हूँ, तो- और दुख पहुँचाना मैं कभी पसंद नहीं करती हूँ। जी मुझे दुख मिल जाए, दूसरों को नहीं मिले। जी। तो व्यंग्य लिखना कठिन इसलिए है कि सब लोग नहीं लिख सकते, सब लोग नहीं लिख सकते, और कोशिश करके नहीं लिखा जा सकता। जी आप कोशिश करके आर्टिकल लिख सकते हैं, कोशिश करके किसी चीज़ पर, लेकिन आप कोशिश करके व्यंग्य नहीं लिख सकते, जबकि आपके अंदर जन्मजात आप व्यंग्यकार न हो। जन्मजात व्यंग्यकार मतलब आप देखिए, लोगों की एक शैली होती है बात करने ये की। पिलकेंद्र अरोड़ा ने कहा है कि आप जन्मजात व्यंग्यकार हैं। हाँ, तो मैं कहती हूँ व्यंग्यकार जन्मजात ही होता है।
पैदाइशी ही होता है। और आप मध्य प्रदेश के हैं, जो उज्जैन का हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि और हिंदी में तो व्यंग्य लिखने के लिए आपको मध्य प्रदेश में पहले पैदा होना पड़ता है। शरद जोशी हरिशंकर परसाई। मैं अपवादी हूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ, और स्त्री तो जन्मजात व्यंग्यकार होती जी। है। स्त्री पूरा जीवन व्यंग्य में जीती है। जी जी, स्त्री का जीवन ही एक व्यंग्य होता है। क्या बात है। तो आपने ऐसी बात की कि मैं खूब बोल गई। नहीं, बहुत अच्छा बोले, बड़ा प्रेरणा आई। तो अभी हम विश्व हिंदी अकादमी व अबीर एंटरटेनमेंट 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लीड फेस्ट कर रहा है 8, 9, 10 जनवरी को, और हमारे 32 सत्र हैं उसमें, जिसमें से आज हम एक सत्र की घोषणा भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आदरणीय पूज्यनीय वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यबाला जी के नेतृत्व में एक सत्र होगा। और प्रेम जन्मे जी जो व्यंग्य यात्रा के संपादक हैं सूर्यबाला जी हैं, सुभाष काबरा जी हैं, और संचालन उज्जैन के डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा के उसमें एक सत्र की आज हम घोषणा करते हैं। आपका आशीर्वाद देखें। धन्यवाद। आपका आग्रह है, मैं अवश्य आऊँगी।